तौफीक मिलती मुझे कुछ इस तरह, काश अदा करता नमाज। देखिए नमाज जुमा हरम शरीफ से हर हफ्ते सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। नमस्कार। मेरी उम्र के लोग जरा अपने बचपन को याद करें। कई गांवों को जोड़कर एक सरकारी स्कूल होता था। हम मीलों चलकर वहां पहुंचने पढ़ने जाते। उस सरकारी स्कूल की कई सुनहरी यादें अब भी हमारे जहन में जिंदा हैं। आज जीवन में हमने जो कुछ भी मुकाम हासिल किया है, हम में से जितने लोगों ने भी मुकाम हासिल किया है, उसमें उस सरकारी स्कूल की भूमिका को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन आज इन्हीं सरकारी स्कूलों पर आदमी के बजाय नक्सलवादी तैयार करने के आरोप लग रहे हैं। अगले आधे घंटे के दौरान हम इस खबर पर विस्तार से बहस और विमर्श करेंगे। साथ ही ये भी देखेंगे कि कैसे सियासत में पैसे का रुतबा इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि लोग इसके बूते संसद के चौखट के भीतर भी जाने का जुगाड़ करने लगे हैं। मैं हूं उदय सिन्हा और आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन। और इस सबसे पहले हम बात कर रहे हैं श्री श्री रविशंकर और उनके विवादित बयान की। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर की माने तो आज के दौर में सभी सरकारी स्कूलों को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि यहां पढ़ने वाले बच्चे नक्सलवादी बनते हैं। श्री श्री का यह बयान उस समय आया है जब देश में इस बात पर बहस चल रही है कि कुकुरमुत्ते की तरह उग रहे पब्लिक स्कूल दरअसल आम आदमी की जद के कितने भीतर हैं। हमको तो यही लगता है जितने गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज जैसे ये सब प्राइवेटाइजेशन कर देना चाहिए, अलग संस्था को दे देना चाहिए। गवर्नमेंट को कोई स्कूल नहीं चलाना चाहिए। अक्सर पाया जाता है गवर्नमेंट स्कूल से बड़े हुए बच्चे ही इस तरह नक्सलवाद में, हिंसा के वाद में चले जाते हैं। कोई प्राइवेट से शिक्षण संस्था में पढ़े हुए लड़कों में इस तरह की बातें नहीं होती। श्री श्री के इस बयान ने देश में सरकारी स्कूलों की प्रासंगिकता पर एक नई बहस शुरू कर दी है। हमारे यहाँ आम आदमी की जेब और जद में यही स्कूल आते हैं। देश की एक बड़ी आबादी का बड़ा बचपन यहीं पढ़ता लिखता और पढ़ता है। शायद यही वजह है कि श्री श्री का ये बयान आमो आम से लेकर खासम खास तक के गले नहीं उतर रहा। हमारे देश में जो सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए हैं, राष्ट्रपति के पदों पे बैठे हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर के पदों में बैठे हुए हैं और न्यायाधीश हैं, कई ऐसे जो सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, क्या वो सब नक्सलाइट हैं? तो मैं समझता हूं कि कोई शायद हमें समझने में गलती हुई हो। श्री श्री रविशंकर आध्यात्मिक गुरु हैं। ये योग से लेकर धर्म और सामाजिक कार्यों में भी खूब रुचि रखते हैं। देश की नक्सल समस्या पर इनकी अपनी राय है, लेकिन सरकारी स्कूलों पर दिए गए बयान ने इन्हें राजनीतिक गलियारे तक घसीट दिया है। श्री श्री के बयान पर बहस हो रही है, हालांकि अभी तक सभी की राय इनसे उलट ही है। को ये सलाह ज़रूर दूंगा कि अगर वो पिछले 7 साल के सर्व शिक्षा अभियान की जो उपलब्धियां हैं उसको गौर से देखें, तो शायद जितना इस सरकार ने किया है शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने के लिए, पिछली किसी सरकार ने नहीं किया होगा। तो इस तरह की बिल्कुल सुपरफिशियल जो टिप्पणियां हैं उनसे बचा जाना चाहिए।
भले सरकार और विपक्ष के बीच 36 का आंकड़ा हो, भले किसी भी मुद्दे पर इसमें आम सहमति न हो, लेकिन कम से कम रविशंकर के बयान के विरोध में ये एक साथ खड़े हैं। दरअसल जीवन में स्कूल के आंगन की दहलीज राजनीति के गलियारे से पहले पड़ता है। इसका असर इन नेताओं के बयानों में भी साफ देखा जा सकता है। मैंने अखबारों में पढ़ी है, इसको पूरा समझना होगा कि उनका अर्थ क्या है। संभवतः वे नक्सली क्षेत्रों में जिस प्रकार से नक्सलियों का एक शिकंजा कसा है, उस पर कोई टिप्पणी करना चाहते हैं। मैं सरकारी स्कूलों का समर्थक हूँ, स्वयं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ और सरकारी स्कूल देश में बहुत अच्छा विद्यादान देते हैं और सरकारी विद्यालयों से सामान्य ग्रामीण मजदूर किसान के बच्चे पढ़कर विश्व में अच्छा नाम कमा रहे हैं। मैक्सिमम मिनिस्टर, साइंटिस्ट, आईएएस, आईपीएस सब सरकारी स्कूलों के। मैक्सिमम मिनिस्टर, साइंटिस्ट, आईएएस, आईपीएस सब सरकारी स्कूलों के। निजी स्कूलों की वकालत करने वाले श्री श्री की संस्था आर्ट ऑफ लिविंग भी पिछले कई सालों से निजी शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है। वेद विज्ञान विद्यापीठ के नाम से उनके देश भर में 174 स्कूल चलते हैं। दावा है कि ये ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों की शिक्षा पर भी काम करते हैं। इसके अलावा श्री श्री सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज, श्री श्री कॉलेज और आयुर्वेदिक साइंस एंड रिसर्च, श्री श्री मोबाइल एग्रीकल्चरल इनिशिएटिव्स और श्री श्री रूरल डेवलपमेंट ट्रस्ट ऐसी संस्थाएं हैं जो निजी शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही हैं। ऐसे में श्री श्री का ये बयान कई लकीरों और कई घेरों के बीच बहस के दायरे में है। न्यूज डेस्क, चैनल 1 न्यूज। तो सरकारी स्कूलों को बंद कर देना चाहिए, सरकारी स्कूलों को प्राइवेटाइज कर देना चाहिए और सरकार को स्कूल नहीं चलाना चाहिए, ये मानना है श्री श्री रविशंकर का। रविशंकर ने ये बयान कहाँ दिया, ये भी जान के आपको आश्चर्य होगी। जयपुर के एक निजी स्कूल में ये बयान उनका आया। क्या श्री श्री रविशंकर ये निजी स्कूलों की जो वकालत कर रहे हैं और जो प्राइवेटाइजेशन की वकालत कर रहे हैं, वो क्या सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि वो देश में अभिजात्य वर्ग को ज़्यादा बढ़ाना चाह रहे हैं? आखिर क्या बात वो करना चाह रहे हैं? जिस सरकारी स्कूल में फीस अगर 50 रुपए है तो पब्लिक स्कूल में यानी निजी स्कूलों में वो फीस 2000 रुपए है। आम आदमी की जद में प्राइवेट स्कूल कितनी हद तक है ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। श्री श्री रविशंकर ने ये तो कहा कि वहाँ नक्सलवाद, वहाँ से बच्चे सीखते हैं और आते हैं, लेकिन ये नहीं कहा कि सरकारी स्कूल से पढ़े हुए कितने राजनेता हमारे बड़े बड़े पदों पर हैं, कितने आईएएस, आईपीएस और आईएफएस जो हैं वो बड़े बड़े पदों पर हैं, कितने साइंटिस्ट बड़े बड़े पदों पर हैं, कितने विज्ञान के चमत्कार करने वाले लोग वहाँ से सरकारी स्कूलों से निकले हैं। ये श्री श्री रविशंकर ने ऐसा क्यों कहा, ये बाद की बात है, लेकिन आइए इस पर हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ हमारे अतिथि जुड़ चुके हैं अशोक चौहान जी। अशोक चौहान जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही संजीदा नेता हैं और सामाजिक विषयों पर खुलकर बोलते हैं। जी अशोक जी, ये श्री श्री रविशंकर का आपने बयान सुना, इस बयान का क्या मतलब है? क्या आप सरकारी स्कूलों को बंद करके उन्हें प्राइवेटाइज कर देने के पक्ष में हैं? देखिए उदय जी, अब इन्होंने किस माहौल में किस स्थिति पर कहा है ये तो खैर बाद में पता चलेगा, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, मेरी पार्टी का मानना है, हम सभी लोग जितने भी हैं, अगर ये 10-15 वर्षों में जो प्राइवेटीकरण बढ़ा है सरकारी स्कूलों का, बाकी जो पहले शिक्षा दीक्षा सबकी प्राप्त हुई है और सबका ग्रामीण क्षेत्र से हुआ है और सरकारी स्कूलों से हुई है, और इसमें बड़े बड़े मेधावी छात्र निकले हैं भारत में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक या जो भी आए हैं इसमें। और मैं श्री श्री रविशंकर जी के बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ और मेरा ये मानना है कि नक्सली कहीं के भी हो सकते हैं। जेएनयू में पढ़ के लोग जाते हैं और एक विचारधारा में जाते हैं और भटक जाते हैं, भटक के नक्सली बन जाते हैं। अन्य जगह भी ऐसा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सरकारी स्कूल जो है वो उसका अपनी एक गरिमा है। और यहाँ मैं आपको रोक के एक बड़ा प्रश्न पूछने वाला हूँ। ये जो आजकल का एक ट्रेंड है
कि जो गुरु लोग हैं, जो वो गुरुडम अपनी हासिल करते हैं किसी एक खास विषय को लेकर। कोई व्यक्ति योग में गुरु हो जाता है, कोई व्यक्ति श्वास प्रश्वास की क्रिया में गुरु हो जाता है। जो श्री श्री रविशंकर हैं, ये श्वास प्रश्वास की क्रिया को चलाते हैं और उसे सुदर्शन क्रिया कहते हैं, सुदर्शन क्रिया के गुरु हैं। आश्चर्य की बात यह है कि ये अपने फील्ड में, अपने क्षेत्र में ये क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, इस पर कोई बात नहीं करते, इस पे किसी प्रकार की टीका टिप्पणी नहीं करते कि सुदर्शन क्रिया सबसे अच्छी क्रिया क्यों है और जो दूसरी क्रियाएं चल रही हैं, जो रामदेव जी की भी चल रही हैं, वो अनुलोम विलोम, वो क्यों नहीं करना चाहिए और सुदर्शन क्रिया क्यों करना चाहिए, इस पे कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। टीका टिप्पणी करेंगे अपने फील्ड से बाहर की बात पे। देखिए उदय जी, ये कितना उचित है अशोक जी? देखिए उदय जी, इनका जो काम है निश्चित रूप से अगर ये इन्होंने कहा है तो गलत है, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम लोग इस बात को कहें कि बाकी जो काम है उसको हम लोग अवॉइड करें तो ये भी ठीक नहीं है। श्री श्री रविशंकर जी का सामाजिक स्तर बहुत बड़ा है, समाज में बड़े अच्छे अच्छे काम करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भी और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा काम है, इनका बहुत अच्छा नाम है और भारत के लोग इनको सम्मान से देखते हैं। अब इन्होंने जो बात कही है इससे मैं भी सहमत नहीं हूँ और मेरे ख्याल से भारत में बहुत सारे ज़्यादा लोग सहमत नहीं होंगे। जहाँ रामदेव महाराज जी की बात हो या अन्य की बात हो तो ये संत हैं, देश के महापुरुष लोग हैं और इनका ठीक है, ये ऐसा एक शब्द निकल गया इनके मुंह से और ये ठीक नहीं है। तो जो मेरा इस पे राय है वो ये है कि जो इनका शब्द है वो शायद पता नहीं किस हालात में इन्होंने बोला है, लेकिन सरकारी स्कूल का अपना गरिमा है, इसमें पढ़े हुए बड़े मेधावी छात्र हैं, वैज्ञानिक से लेके राजनेता से लेके IAS IPS बने हुए, आज देश वो लोग चला रहे हैं। तो इस बात पे कोई वो नहीं है कि सरकारी स्कूल बंद करना चाहिए, इनकी निजी राय है और शायद किस परिस्थिति में इन्होंने बयान दिया है ये तो उनका है। ये बहुत आसान सी बात है ये अशोक चौहान जी कि पहले बयान दीजिए, उसके बाद हम उसका विश्लेषण करें और ये बड़े आराम से हम कह सकते हैं इसमें कि किन परिस्थितियों में उन्होंने ये बयान दिया, ये पता नहीं क्या है। तो जब बयान दिए जाते हैं उस समय इस बयान देने वाले व्यक्तियों के विवेक को क्या होता है? देखिए, इसी को मानव बोलते हैं, मानव भूल हो जाता है। यहाँ पे बड़े बड़े विद्वान आते हैं, सारी काम करते हैं, लेकिन थोड़ी सी गलती हो जाती है। अब हम इनको शब्दों के भूल कह सकते हैं या मानवीय भूल कह सकते हैं। अब इसके मामले में ये नहीं है कि रविशंकर जी का कार्यप्रणाली बहुत गलत है या इनका विचार बहुत गलत है या सोच बहुत हमने गलत कोई है। बात नहीं की अशोक जी, कार्यप्रणाली हम नहीं कह रहे। मैं ये कह रहा हूं कि जिस भी विधा में, जिस भी क्षेत्र में गुरुता है, उस क्षेत्र की बात अगर ये लोग करें तो वो समाज को ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब अगर उससे अलग हटके किसी दूसरे विषय पर अगर बात करें तो शायद ये कहीं ना कहीं से देश को हिड़ोलता है और ऐसा लगता है कि ये बात नहीं होनी चाहिए। आपको मैं ये बता दूं कि इस बयान के तुरंत बाद एक ऑनलाइन सर्वे कराया गया। एक ऑनलाइन सर्वे में ये प्रश्न पूछा गया कि श्री श्री रविशंकर के इस बयान को आप कैसे देखते हैं। 75% लोगों ने कहा जवाब में कि ये देशद्रोही बयान है। 21% लोगों ने कहा कि ये श्री श्री रविशंकर ठीक कह रहे हैं। ऐसा हो सकता है। 21% कौन लोग थे, 75% कौन लोग थे, इस पे अलग से विवाद का विषय हो सकता है, अलग से बहस हो सकती है। लेकिन सवाल इसी बात का है कि जब इस प्रकार की जब भी कोई उदय जी मैं आपके थोड़ा सा इस टीका टिप्पणी करने के पहले हमें ये सोच लेना चाहिए कि इसके निहितार्थ क्या होंगे और इसको, क्योंकि ये लोग बहुत बड़े लोग हैं, ये जब कुछ बोलेंगे तो ऐसा जनता मानती है कि इनके मुंह से फूल झर रहे हैं और उसे जनता विश्वास कर लेती है। इसलिए इनकी जिम्मेदारी भी ज्यादा है कि जब भी कुछ बोलें तो सोच समझ कर बोलें। जी बताएं। देखिए उदय जी, एक शब्द मुंह से निकलना और इसके चर्चा करना तो हमको समझ में आता है सही गलत का, लेकिन इसको ठीक से देशद्रोह का दर्जा देना ये भी न्याय नहीं है। मेरा ये मानना है कि ठीक है, इनका मानवीय भूल हो सकता है। अभी चूंकि ये बात पर चर्चा शुरू हुई है तो हो सकता है ये इसका खंडन भी इनके तरफ से आ जाए या कोई अपने विचार के स्पष्टीकरण रखे। लेकिन अगर एक मेरा निजी विचार आ गया कि नहीं ये सिस्टम ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए तो ये देशद्रोह में नहीं आता, इतना बड़ा अपराध नहीं है ये। हाँ मैम, मेरा ये मानना है कि जो लोग सरकारी स्कूलों में पढ़ के या जो बड़े लोग बने हैं उनको भी ध्यान रखना चाहिए। इन पे उनके सम्मान पे भी थोड़ा ठेस पहुँचता है और मैं मानता हूँ ये भूल हुई है, इनसे सुधार हो जाएगा। तो अशोक जी मानते हैं कि श्री श्री रविशंकर से भूल हुई है और इसमें सुधार हो सकता है। अशोक जी, आपको अभी की एक खबर बता दूं कि अविनाश
श्री अविनाश जी जो कि झारखंड से भारतीय जनता पार्टी अंशुमन मिश्रा जी जो झारखंड से उम्मीदवारी थी, भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन दिया था उन्हें राज्यसभा के लिए, वो कल अपनी उम्मीदवारी वापस ले सकते हैं। तो आइए फिर सियासत में पैसे की क्या औकात है? क्या आप इसके बूते राजनीतिक दलों के टिकट खरीद सकते हैं? क्या आप इसके बूते चुनाव जीत सकते हैं? क्या आप इसके बूते विधायक और सांसद बन सकते हैं? अगर इन सभी सवालों के जवाब हैं तो ये सियासत और सियासतदानों के लिए आत्ममंथन का दौर है। झारखंड बीजेपी के ऐसे ही एक उदाहरण ने आज की सियासत के चाल, चरित्र और चेहरे को सामने ला दिया है। ये अंशुमन मिश्रा हैं। करोड़ों के मालिक मिश्रा एनआरआई हैं। विदेशों के कई शहरों तक इनका व्यवसाय फैला है। ये पैसे के बूते संसद में जाने का इरादा रखते हैं। जनाब झारखंड से राज्यसभा के निर्दलीय प्रत्याशी हैं और जरा राजनीति का खेल देखिए। चाल, चरित्र और चेहरे की दुहाई देने वाली बीजेपी ने इन्हें समर्थन देने का फैसला किया है। किसके बूते ये अपनी जीत का इरादा रखते हैं? I don't have a stand. I've taken a principled stand to do something for my nation. I come from a very modest, simple family. I came to do something for the Indian polity with an honest intent. Now, I don't know what is the hue and cry, why there is certain people within the system and establishment, both within the certain political parties and outside political parties, which is trying to interrupt my growth. I have no issues with anyone. My stand is very simple. I'm going to contest elections for the Rajya Sabha. अंशुमन की उम्मीदवारी के खिलाफ पार्टी के भीतर ही आवाजें उठने लगी हैं। कद्दावर नेता एसएस अहलुवालिया की जगह बीजेपी ने इन्हें टिकट देने का फैसला किया है। झारखंड के ही यशवंत सिन्हा ने इस फैसले के खिलाफ मोर्चा खोला और जिसके बाद पार्टी दो भागों में बंटती दिखाई दी। मामले पर फजीहत होते देख आला कमान को कड़ा फैसला लेना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी ये निर्णय लिया है इस राज्यसभा चुनाव में पार्टी के झारखंड के कोई विधायक वोटिंग में भाग नहीं लेने वाले हैं और राज्यसभा इलेक्शन से दूर रहेंगे और अब्सटेन करेंगे। वहाँ झारखंड में भारी मात्रा में हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। इसके कारण भारतीय जनता पार्टी ने ये निर्णय लिया है। सुषमा स्वराज से लेकर आडवाणी जैसे आला नेताओं की दखलंदाजी के बाद पार्टी ने अंशुमन से फिलहाल किनारा करने का फैसला किया है, जिसके बाद जनाब की राज्यसभा की दावेदारी फिलहाल पचड़े में पड़ती दिखाई दे रही है। ऐसे में पहले अंशुमन की उम्मीदवारी का समर्थन करने वाले नेता अब आला कमान के फैसले के अगले बगले झांकते दिखाई दे रहे हैं। ऐसा है कि भाजपा का वो प्रत्याशी अधिकृत रूप से नहीं था, साझा प्रत्याशी या समर्थित प्रत्याशी के रूप में जरूर ये हुआ था, लेकिन ये हमने कहा था कि ये 21 के बाद पता चलेगा। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है और पार्टी का जो इंस्ट्रक्शन उसी के आधार पर काम होगा। नेशनल पार्टी है, नेशनल पॉलिसी है, सारी चीज़ों को देख करके किया जाता है। चाल, चरित्र और चेहरे की दुहाई देने वाली पार्टी के भीतर उठ खड़े इस बवाल ने न केवल बीजेपी बल्कि राजनीति का भी स्याह चेहरा सामने ला दिया है। ऐसे में ये आने वाले दिनों में ये भी देखने वाली बात होगी कि सभी पार्टियां इससे कितनी नसीहत लेती हैं। न्यूज़ डेस्क, चैनल 1 न्यूज़। तो आइए इस पे हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ अशोक चौहान जी बने हुए हैं। अशोक चौहान जी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। इनसे चर्चा करते हैं कि आखिर
कौन सी मजबूरी भारतीय जनता पार्टी के साथ थी कि भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकर्ताओं को इग्नोर करके एक इंडस्ट्रियलिस्ट और जो कि विदेशों में एनआरआई हैं, बिजनेस करते हैं, उनको अपना टिकट देने का फैसला किया। हालांकि अभी ये सुना जा रहा है, ऐसी खबरें हैं कि शायद कल ये अपनी दावेदारी वापस ले रहे हैं। अशोक जी, क्या सोचते हैं आप इस पे, क्यों ऐसा भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये बात हो गई? देखिए उदय जी, आपका तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का ये प्रकरण है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये किया है। मैं आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी ने रिलायंस समूह के जो अनिल अंबानी हैं उनको भी राज्यसभा सदस्य बनाया था, और माल्या जी और बाकी और लोग भी ये लोग बने हैं। नहीं, हमें दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बात इसलिए नहीं करना चाहिए कि मैं सिर्फ अगर आप सुनेंगे तो मैं बताऊंगा, अगर आप सुनेंगे नहीं तो बाकी कौन सुनेगा। जी जी, मैं बिल्कुल सुन रहा हूं, लेकिन आप जो उदाहरण दे रहे हैं वो उदाहरण सही उदाहरण नहीं है। देखिए, अंशुमान मिश्रा कोई आतंकवादी है नहीं, बिजनेसमैन है जी। विचार मिलता है, आज बीजेपी से है, औरों का इंडस्ट्रिस्ट हैं, जो वरिष्ठ नागरिक हैं, पत्रकार हैं, और ये आपको याद होगा, आपको ये पत्रकार भी हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे मेजोरिटी में नहीं है जो अपना राज्यसभा सदस्य को जिता सकती है जी। वहाँ पे 18 सीटें हमारी है झारखंड में, और ये संभव ही नहीं है। तो या तो हमको किसी से समर्थन लेना पड़ेगा या हमको समर्थन देना पड़ेगा जी। तो ऐसी स्थिति में केंद्र ने निर्णय किया कि ठीक है, हो सकता है अंशुमन शायद अच्छे हों और ये इनको, तो हमने उनको समर्थन दिया। इसमें कोई वो नहीं है, और ये कोई अपराधी प्रवृत्ति का नहीं है। तो फिर क्या फिर वजह हो गई कि समर्थन वापस लेना पड़ा? क्यों अर्जुन मुंडा का बयान आ रहा है कि 21 के बाद पता चलेगा, और क्यों अब ये होने लगा जब से ये यशवंत सिन्हा ने अपने घोड़े खोले और उसके बाद से नेताओं पर जब अटैक किया और कहा कि ये गलत हो गया है, ये तो कैसे अब नेता फिर से बैकफुट पर कैसे आ रहे हैं? अगर ये ठीक है, ये आतंकवादी नहीं थे। देखिए उदय जी, उदय जी, ये बैकफुट का प्रश्न नहीं है जी। ये निर्णय होते हैं जी। और ये चूंकि केंद्रीय नेतृत्व ने निर्णय लिए हैं तो सोच के लिए होंगे, और इसमें कोई प्रॉब्लम है तो ये बड़े नेताओं का वो है जी। इसमें उस पर मैं बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता जी। और मेरा एक सीधा सैंपल है कि पढ़े लिखे और स्वच्छ आदमी है, बिजनेसमैन है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि भाई ठीक है, अब हम वहाँ कांग्रेस को तो दे नहीं सकते जी, अन्य को तो दे नहीं सकते, हमारे सहयोगियों ने कोई खड़ा नहीं किया है, तो हमको किसी न किसी को तो देना ही था ना जी। तो हमने इनको दिया। अब इसमें विचार नहीं मिलता है तो उस पर विचार हो रहा है, और जो केंद्र निर्णय करेगा, वास्तविक स्थिति तो यही है कि केंद्र निर्णय लेती है, इसमें जो हमारे वरिष्ठ नेता लेंगे वो होगा। परेशानी इस बात की है अशोक जी कि कई राज्यों में बाहरी उम्मीदवारों के प्रति भी एक विरोध का स्वर देखा गया है। अभी राजस्थान से आपकी पार्टी ने राज्यसभा के लिए भूपेंद्र यादव का नाम प्रपोज किया। भूपेंद्र यादव के नाम पर वहां भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान यूनिट पर में काफी चर्चा हो गई, और लोगों ने खुलकर के बयान भी दिया, और एक सज्जन ने तो यहां तक कहा कि ये कौन है और कहां से आए हैं। सवाल इस बात का है, देखिए उदय जी, जिसने ये बयान दिया कि कौन है, कहां से आए हैं, मुझे लगता है उनको पार्टी के बारे में जानकारी नहीं है। वो आप ही के पार्टी के हैं। मैं आपको बता दूं कि ये भारतीय जनता पार्टी वरिष्ठ हैं। सुनिए, ये सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री हैं जी। और जहां तक देखिए राज्यसभा लोकसभा जी, ये राज्यभार नहीं हो सकता है, कोई विधायक का या कोई सांसद का नहीं है। व्यक्ति ने बयान दिया वो आपके पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं वहां के राजस्थान के। सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है कि जब स्थानीय कार्यकर्ताओं को इग्नोर करके किसी भी बाहर के व्यक्ति को हम एक स्टेट के कोटे से राज्यसभा में भेजते हैं, तो जो लोकल अहंकार है, जो लोकल सम्मान है, वो कहीं ना कहीं आहत होता है, और इसी वजह से इस तरीके की बातें उठती हैं। हालांकि पार्टी बाद में उस पर चर्चा परिचर्चा करके उसको किसी तरीके से ठीक कर लेती है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो क्या इस पर रोक लगना चाहिए, या जो ये हो रहा है ठीक हो रहा है? नहीं, देखिए उदय जी, ये अभी जैसे कांग्रेस ने जो उम्मीदवार घोषित किए हैं, देखिए भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है जी जी, और जैसे आंध्र में हमारे पास एमएलए नहीं है, लेकिन आंध्र के हमारे पास बड़े नेता हैं। अन्य प्रदेशों में जहां हम सरकार में थे, आज ऐसी स्थिति में नहीं है कि वहां से राज्यसभा बना जाए, तो वो नेता कहाँ जाएंगे? देखिए ये तो बड़ा पार्टी है, बड़ा दल है, बड़ा मन है, बड़ा विचार है, ये हमारे यहाँ है नहीं ऐसा। अब ठीक है, कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई उनको नहीं, इनको बनना चाहिए, यहाँ नहीं वहाँ बनना चाहिए, निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में रहता है और सबका नंबर धीरे धीरे करके आता है। आज वो बने, कल दूसरा बनेगा, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है।
और ठीक है, अब कोई छोटे प्रदेश हैं जिसमें हमारे पास 10 सीटें हैं, 10 सीटों में हम राज्यसभा नहीं भेज सकते जी, तो हमें बड़े प्रदेशों से भेजना पड़ता है। कहीं विधायक कम है, कहीं ज़्यादा है। अब आप झारखंड की बात कर रहे थे, झारखंड में ऐसी स्थिति है कि हम वहाँ से राज्यसभा नहीं भेज सकते, तो या तो हमको किसी का सहयोग लेना पड़ेगा या सहयोग देना पड़ेगा जी। तो ये पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय विचार रखने वाले हैं, बड़ा मन है और यहाँ कोई मतभेद नहीं है, कोई मनभेद नहीं है। और हमारी पार्टी में एक दूसरे को तीसरे को बोलने का अधिकार है, लोग बोलते हैं जी, बात कोई करते हैं, हम मतभेद- चर्चा करते कोई हैं। हमारे यहाँ मतभेद- देखिए प्राइवेट लिमिटेड कांग्रेस जैसी पार्टी नहीं है जी, कि जी। सोनिया गांधी ने जो कह दिया वही होगा। नहीं। अब कांग्रेस का आप देख लीजिए, हम तो चलिए आप राज्यसभा सदस्य की बात कर रहे हैं, वहां पे तो मुख्यमंत्री का विवाद है उत्तरांचल में जी, आप उसको भी इशू बनाइए। नहीं, उसको भी इशू बनाएंगे, लेकिन आज का इशू ये है, उस पर इशू 2 दिन पहले हम बना चुके और उस इशू पर हमने चर्चा भी कर ली। ये बात नहीं है, बात सिर्फ इतनी थी कि बाहर के व्यक्ति अगर आएंगे तो स्थानीय व्यक्ति क्या करेंगे। देखिए ये एक बड़ा पॉलिटिकल ये प्रश्न अंदर है। बाहर का मैटर नहीं है, ये हिंदुस्तान के पार्टी है, पूरे हिंदुस्तान में है और ये हिंदुस्तान में ही है, कोई दूसरे देश में नहीं बन रहे। भारतीय जनता पार्टी के ही लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्र में जा रहे हैं। अब राजस्थान में अगर मान लेते हैं हम तो 78 के सीट है हमारे पास जी, तो वहां से कितने राज्यसभा सदस्य बना सकते हैं? तो एक टर्म वहां से हो जाता है, एक इधर होता है। आप भूपेंद्र जी की जिसकी बात कर रहे हैं, चलिए हिंदुस्तान में बन रहे हैं, आपने कहा, ये हमने मान लिया कि ये हिंदुस्तान में ही बन रहे हैं, ये किसी प्रदेश का मामला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में कहीं का भी व्यक्ति कहीं से भी राज्यसभा में जा सकता है। हमने माना इस बात को। चलिए, ये ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी चलती रहे, बहुत अच्छी बात है। तो फिलहाल न्यूज़ लाइन में इतना ही, लेकिन इसके पहले हम अपने अतिथि को धन्यवाद देते हैं, अशोक चौहान जी को धन्यवाद करते हैं। आप आए यहाँ पर और आपने ये अपने विचार रखे हमारे सामने, बहुत ही अच्छे विचार रहे आपके। लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह हम आपको छोड़े जाते हैं एक कविता के साथ, जो आज की सियासत और सामाजिक हालात पर बेबाकी से टिप्पणी करते हैं। इसे लिखा है गोरख पांडे ने। गोरख पांडे एक बहुत ही स्थानीय कवि थे और लेकिन इनकी कविताएं बहुत अच्छी हुआ करती थी। इन्होंने भोजपुरी और हिंदी में कविताएं लिखी हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन जाने से पहले देश दुनिया की तमाम हलचल जानने के लिए आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज़। और हमारे अतिथि महोदय अशोक चौहान जी, आपसे भी अनुरोध है कि आप ये कविता सुनने के बाद ही जाइएगा जी। जो हैं गरीब उनकी ज़रूरतें कम हैं, कम है ज़रूरतें तो मुसीबतें कम हैं। हम मिलजुल के गाते गरीबों की महिमा, हम महज अमीरों के तो गम ही गम हैं। वे नंगे रहते हैं बड़े मजे में, वे भूखे रह लेते हैं बड़े मजे में। हमको कपड़ों पर और चाहिए कपड़े, खाते खाते अपनी नाकों में दम है। अपनी श्रद्धा भी धर्म चलाने में है, अपनी निष्ठा तो लाभ कमाने में है। ईश्वर है तो शांति व्यवस्था भी है, ईश्वर से कम कुछ भी विध्वंस परम है। أعوذ